जय हिंद दोस्तों, कंसेप्ट विथ राज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जो आने की संभावना है। 2024 बोर्ड कक्षा 10 के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाले हैं। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। एकदम बने रहिए पूरा वीडियो में। पूरा देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा और आप लोग को लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन इसी में से आएगा। देखिए ध्यान से, पहला कंसेप्ट क्या है। पहला कंसेप्ट ये है कि अगर ऐसा दिया है, कोई समीकरण आपको दिया रहेगा एग्जाम में, दो समीकरण दिए रहेंगे और इसके बाद आपसे पूछेगा कि मान लो कहा अद्वितीय हल है तो की का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, दिखाएंगे, और वो भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले समझिए। तो यहाँ क्या करिए, अगर हमको हमारे पास मान लीजिए कि दो ऐसा दिया है समीकरण, दो दिया है समीकरण दिया है x - 2y = 0 और यहाँ 3x + 4y - 20 = 0। ये दो हमारे पास क्या दिए हैं, समीकरण दिए गए हैं, यानी रेखाएं दी गई हैं। और इसके बाद आपको बताया, पूछेगा वहाँ पर कि क्या है ये, अपरिमित रूप से अनेक हल है कि केवल एक हल है कि कोई हल नहीं है, ऐसा क्या है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसा रहेगा तो आप पहले चेक करेंगे। यहाँ आप ये है ये समीकरण ax + by + c = 0, ये व्यापक रूप है। यहाँ पर ऐसे ही आप मानेंगे a1 बराबर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक भैया, और v1 बराबर क्या है, -2 है। c1 बराबर क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है। a2 बराबर क्या है, 3 है। v2 बराबर क्या है भैया, 4 है। और c2 बराबर क्या है, -20 है। अब देखते हैं, अब जब हम हल करते हैं, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इसमें हम लोग रखें, चेक करते हैं क्या ऐसा आ रहा है, ऐसा आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये समझिए, ध्यान से भैया समझिएगा। तो ऐसे पर a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू 1 है। a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू सर जी क्या है, 3 है। = b1, v1 का वैल्यू क्या है, -2। v2 का वैल्यू क्या है, 4 है। और यहाँ पर c1 का वैल्यू क्या है, 0। यहाँ -20, ये तो मान लो ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या करें, 1/3 आया है और इसे काट दिए तो 1/2 आया है। यानी ये वाला जो ऐसा फॉलो कर रहा है क्या, अभी हम तीनों आपको दिखाएंगे, घबराइएगा नहीं, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू है। क्या है भैया, नॉट इक्वल टू है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि रेखाएं जो हैं कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ऐसा मान लो एक रेखा है, एक ऐसा रेखा है, ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जब ऐसा हम लोग हल करेंगे, यानी जब दोनों इक्वल नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे, क्या लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे ये रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। रेखाएं कैसी है भैया, प्रतिच्छेद करती हुई है ना। तो ये सजी कितने हल हो सकते हैं, सजी एक पॉइंट पे जब टच कर रहा है तो एक हल होगा। आराम से आप लिखेंगे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। और इसी केवल एक हल को ही बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं बाबू, अद्वितीय हल।
यानी अद्वितीय हल बोले या केवल एक हल बोले या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बोले, सब के लिए आपको ब्रेन में काम करेगा कि ऐसा रहेगा, तब हम लोग क्या लिख पाएंगे, ये भी लिख पाएंगे और ये भी लिख पाएंगे। बात समझ में आया होगा भैया? क्या बात समझ आया होगा? अगर सर ऐसा हो रहा है यानी दोनों a और a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो रहा है, तब हम लोग बोल पाएंगे कि कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं या केवल एक हल होंगे या इसी का नाम क्या है, अद्वितीय हल होंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए क्या है। सेकंड क्या होगा भैया? सेकंड क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई रेखा है, ठीक है, रेखा है, रेखा क्या है, रेखा मान लो हमारे पास है, क्या है रेखा, कुछ रेखा ले लेते हैं 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y और -18 = 0, ऐसी रेखाएं हैं। और इस पर हम रख कर चेक कर रहे हैं कैसा है, तो यहाँ a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2 मान लीजिए जैसा हमने ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ a1 के स्थान पर 2 है, b1 के स्थान पर 3 है और c1 के स्थान पर -9 है। a2 के स्थान पर क्या है भैया, a2 के स्थान पर 4 है, v2 के स्थान पर 6 है और c2 के स्थान पर क्या है, c2 के स्थान पर क्या है, c2 के स्थान पर हमारे पास क्या है, -18 है, ठीक है। ऐसा है, c2 के स्थान पर ऐसा है, तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अपान a2 का वैल्यू 4 = b1 का वैल्यू 3 अपान 6, c1 का वैल्यू -9 अपान -18, ऐसा है। अब सब काट दीजिए, काट दिए, कितना आ गया हमारा 1/2 = 1/2 = 1/2। हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ये सब तीनों इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है, तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, जब तीनों इक्वल हैं यानी रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समपाती हैं। इसी पर एक रेखा और गई है, अगर तीनों इक्वल हो जा रहा है तो इसी पर 2 रेखाएं एक पर गई हैं। और जब 2 रेखाएं गई हैं तो यहाँ कितनी बार टच कर रही हैं, यहाँ अनेकों बार टच कर रही हैं, यानी अनंत बार टच कर रही हैं, अर्थात अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। उसको लिखते हैं, लिखते क्या है, रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगे, रेखाएं क्या होंगे, समपाती होंगे। और सर जी ये कैसा कर रहा है, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अगर आ गया, ऐसा आपको दिया है और देने के बाद ऑप्शन दे दिया कि आपको कौन सा हल लगाना होगा, तो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा कि प्रतिच्छेदक है, कि समपाती है, कि यहाँ पर अद्वितीय है, कैसा है, तो आपको जैसा ऑप्शन दिखेगा आप वैसे टेक करेंगे, ठीक ना। ये सेकंड कंडीशन रहा। आप देखिए तीसरे कंडीशन में देखिए, अगर समीकरण कुछ ऐसा दिया हो, कैसा दिया हो, अगर ऐसा समीकरण है x + 2i - 4 = 0 और यहाँ 2x + 4y - 12 = 0। अगर ऐसा समीकरण दिया है तो संतुष्ट करके देखते हैं कैसा हो रहा है, यानी a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2। इसी में हम चेक कर लेंगे कि अगर कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। तो a1 के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 1 है, डायरेक्ट रखते हैं क्योंकि 2 बार बता चुके हैं। अब a2 का स्थान पर 2 है, = b1 के स्थान पर 2 है और b2 का स्थान पर कितना है, 4 है।
यहाँ C1 के स्थान पर क्या है -4 है और -12 है, माइनस से माइनस काट दिए, यहाँ काट दिए 1/3 1/2। यहाँ पर हम लोग देखा कि दो चीज़ तो सजीज मिल रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो यानी सर ऐसा जब है ये दोनों इक्वल है लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर नॉट इक्वल टू है। अगर ऐसा रहे तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे? हाँ तो सही है, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर जब ऐसा रहे तो रेखाएं क्या करेंगी सर? समांतर होंगी। क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी, यानी सर जी कहीं टच नहीं कर रही हैं। क्या नहीं कर रही हैं? कहीं टच नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से सीधा जा रही हैं, कहीं काट ही नहीं रही हैं। तो सर जी कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है, और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ये रहा हमारे पास क्या कंडीशन, ठीक ना? ये रहा हमारे पास। यहाँ तक हम लोग ने ये कंडीशन सीखा। सर इस पर क्वेश्चन आते हैं जी, इस पर क्वेश्चन आते हैं। आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम अब क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, तुरंत दिखा दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा फील हो जाए कि ये पढ़े हैं तो बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे क्वेश्चन आएगा, आपके मन में कोई भी शक न रहे, किंतु परंतु न रहे, आप आराम से समझ पाएँ। इसलिए आपको हम तुरंत ये अनसॉल्व का क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आने वाला है। आपको क्या फील हुआ? देखिए यहाँ पर दिया है ना, इसे यहाँ पर समीकरण 2 दिया है और यहाँ पर लिख दिया है ये वाला वैल्यू। देखिए ठीक भैया, ऐसा दिया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसा है तब क्या होगा, अभी अभी आपने पढ़ा, मिला लीजिए आराम से, आपको फील हो जाएगा आराम से कि सर ऐसा रहता है तो अनंतः अनेक हल होते हैं। तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। कैसी होती हैं रेखाएं? समपाती होती हैं। क्या आपको पचा समझ में आया भैया? अब देखते हैं हम, अब लगाते हैं आपको क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कितने टाइप के आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन बताने का हम प्रयास करेंगे आपको, कि अगर नंबर एक आध दो चेंज हो जाए तब पर भी आप लोग आराम से कर पाएँ, कोई दिक्कत ना हो। और ये उम्मीद रखिए कि अगर आप लोग इस वीडियो से जुड़े हैं तो ऐसे ही वीडियो आपको हम देते ही रहेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद ये पढ़ लीजिए, कुछ थोड़ा बहुत और NCERT लगा लीजिए, आपको 100% इसी में से आएगा। ठीक है भैया? अब बात चल रही है, हम क्वेश्चन लगाते हैं। ये उसमें का सब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन कैसा दिया है, यानी यहाँ पर कहा है कि का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल हो। एक अद्वितीय हल की चर्चा कर रहा है, एक अद्वितीय हल। और एक अद्वितीय हल हम लोग ने कंडीशन अभी जस्ट सीखा है कि अद्वितीय हल कब होता है। अद्वितीय हमारा हल होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू हो B1/B2 को। समीकरण हमारे पास दिया ही है, समीकरण है कि क्या है समीकरण? समीकरण है 2x + ky = 1, यहाँ दिया है 3x - 5y और =7 है। तो आपकी समीकरण दिया है और अद्वितीय हल के लिए बोला है, अद्वितीय हल का कंडीशन आपको पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करिए आप लोग तो हो जाएगा a1 बराबर 2 है, b1 बराबर क्या है k है, a2 बराबर क्या है 3 है और b2 बराबर क्या है, b2 बराबर -5 है। ठीक है, रखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा a1 का वैल्यू कितना है
टू का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू B1 का वैल्यू कितना है K और B2 का वैल्यू कितना है -5 गुणा करिए तो हो जाएगा 5 दूना के 10/3 बराबर K, यानी K बराबर आ गया हमारा K नॉट इक्वल टू रहेगा। ध्यान देना भैया क्योंकि अद्वितीय हल है। क्या भैया नॉट इक्वल टू, यहाँ भी नॉट इक्वल टू, यानी K नॉट इक्वल टू कितना आ गया K नॉट इक्वल टू आ गया -10/3। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। ठीक है, ये रहा हमारा क्या सब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, देखिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y माइनस ब्रैकेट में k-3 बराबर 0 एवं 12x + ky - k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के का वैल्यू पूछा है और कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो हमको क्या है जानकारी पता है। क्या पता है कि सर जी ऐसा दिया है समीकरण, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, जब सर जी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो। ऐसा जब होगा तो क्या होगा सर जी, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये सर जी कैसे होगा, ये कैसे होगा, अब यहाँ पर तीनों जब इक्वल रहेगा तब जाकर हमारा कंडीशन क्या बनता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो रखते हैं हम डायरेक्ट यहाँ रखते हैं, तुलना नहीं करते हैं क्योंकि तुलना आप कर लीजिएगा। चलो कर ही देते हैं हल। यहाँ पर ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर ऐसा आप हल करेंगे, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर कितना है K है, B1 बराबर क्या है 3 है, C1 बराबर क्या है K-3 है। ठीक, A2 बराबर क्या है, A2 बराबर 12 है, B2 बराबर क्या है K है और C2 बराबर क्या है -K है। ठीक है, इतना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे A1 का वैल्यू क्या है K, A2 का वैल्यू कितना है 12 है, और इसके अलावा आगे क्या है, B1 का वैल्यू कितना है 3, B2 का वैल्यू कितना है, B2 का वैल्यू है K। ठीक है, इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना है -K, C2 का वैल्यू कितना है -K। ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब चाहे ये दोनों लेके चलिए चाहे ये दोनों, हम ये दोनों सिंपल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों चल रहे हैं क्योंकि सब इक्वल है ना, कोई बात नहीं है। इसका गुणा करो तो हो जाएगा K², यहाँ 12×3 = 36, उधर जाएगा हो जाएगा रूट में, तो आ गया कितना सर जी, K बराबर आ गया क्या 6 आ गया। क्या आ गया भैया 6, यही हमारा क्या है आंसर है। प्लस माइनस निकालते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं, ऐसे आप लोग को करना है। ठीक भैया, दो चरों का रैखिक समीकरण का ये जो पॉइंट होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हर बार ऐसे पॉइंट से लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ऐसा है कि इस पर बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए और अपने NCERT बुक से भी कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको NCERT बुक पढ़ाया गया होगा तो उसमें से आपको प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा अब हम आपको अच्छे क्वेश्चन जो और एग्ज़ाम में आए हैं उसको दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन का बताने का जो उद्देश्य है इसमें क्या है, बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप, यानी इस क्वेश्चन से आपको क्या क्लियर हो जाएगा,
आप बीजगणितीय रूप के यानी क्वेश्चन लगा पाएंगे और जो ग्राफ का प्रॉब्लम होगा वो भी दूर हो जाएगा। और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो हो सकता है आ भी जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमें पढ़ने की आवश्यकता है, ज़रूरी है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन सुनिए क्या कर रहा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष कितना था, तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे हल। कैसे करेंगे, अब माना आफताब की वर्तमान आयु यक्स हम लोग मान लेते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु यक्स मान लिया हमने। क्या मान लिया भैया, यक्स वर्ष, ठीक है। तथा उसके पुत्री का वर्तमान आयु क्या है, हम लोगों ने मान लिया वायु वर्ष। आफताब का वर्तमान आयु कितना है, यक्स है, और तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु कितना है, वाई मान लिया। प्रश्न कह रहा है कि आफताब बोला है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व यानी कहने का क्या मतलब है कि 7 वर्ष पूर्व। अब हमने वर्तमान यक्स माना है तो 7 साल पहले आइए, बैक आइए, पीछे आइए। पीछे मतलब घट जाइए, क्या घट जाइए, यानी यक्स में से क्या कर दीजिए, 7 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व हो गया ना। इस समय मान लो कि आप 15 साल के हैं तो 7 वर्ष पहले, तो 15 साल आप 15 से 7 माइनस करेंगे ना, तभी तो आएगा। तो ऐसा हमने कर लिया, ठीक है। अब कहा है जब अगर ये 7 वर्ष पूर्व आफताब में घटाए हैं, आफताब की आयु में घटा है, तो पुत्री की आयु भी 7 वर्ष घटेगी भाई। ऐसा तो नहीं सिर्फ पिताजी घटेगा। तो पुत्री क्या है, पुत्री को वर्तमान वाई माने हैं, 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स, सॉरी वाई माइनस 7। ये यक्स माइनस 7 ये आफताब का है और ये पुत्री कितना है, वाई माइनस 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है, हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि जो 7 वर्ष पूर्व ये क्या कह रहा है आफताब, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोला है, ये आफताब बोला है। यक्स माइनस 7 ये आफताब का है और वाई माइनस 7 ये उसके पुत्री का है। अब हमने बीच में लगा दिया इक्वल। इक्वल का मतलब होता है कि दोनों बराबर हों। ये वाला कह रहा है मैं 7 गुना ज़्यादा वर्ष का था। जब 7 गुना ज़्यादा वर्ष का था तो ये 7 गुना ज़्यादा वर्ष था। अगर यही 7 गुना इसमें कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर सर जी यहाँ पर 7 गुना बेसी ये था तो हमको दोनों को करना है इक्वल प्रश्नानुसार। तो हमने ये 7 इसमें दे दिया तो अब देख रहे हैं दोनों इक्वल हो गए हैं। इसी को हल कर लीजिए, एक समीकरण तैयार हो जाएगा। यक्स माइनस 7 यहाँ 7y माइनस 7 7 49, ठीक है। इधर कर लीजिए यक्स माइनस 7y और
ये उधर कर लीजिए, माइनस क्या है 49 और ये इधर आएगा +7 माइनस कर दीजिए भैया, आ गया 7y और ये -42 हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन बोला है, आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद, यानी सर जी 3 वर्ष बाद, अगर मैं इस समय मान लो कि आपकी एज 15 है तो 3 साल बाद अब कितना हो जाएगी, तो उसमें क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे ना। 15 है, 3 साल और आगे बढ़ा दीजिए, तो जोड़ दिए सर जी 18 साल के हो गए, यानी सर जी ऐड किए हैं क्या, जोड़े हैं, तो वही करा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, यानी 3 वर्ष बाद, यहाँ लिखते हैं भैया 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब में क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगी x+3। बात पचा कि नहीं पचा, समझ में आ नहीं है भाई। ये मतलब क्या है कि आप यक्स में 3 ऐड क्यों किए हैं, क्योंकि सर 3 साल बाद प्रेजेंट टाइम हमारा एज कितना है यक्स, 3 साल बाद, तो यक्स में 3 ऐड कर दिया हो, क्या किए, कुछ नहीं। अच्छा, जब आफ्ताब में हुआ होगा ऐड तो पुत्री में भी होगा, तो पुत्री की आयु कितना हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी y+3। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब इसमें कुछ बोला है, कहा है, फिर सेकंड प्रश्नानुसार क्या बोला है कि हमारा यहाँ फिर से लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न बोला है, प्रश्न क्या बोला है, यहाँ देखिए प्रश्न को भी देखते रहें। ये देखिए प्रश्न क्या बोला है भैया, कि प्रश्न बोल रहा है 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इतने 3 साल बाद उसके पिताजी आफ्ताब बोल रहे हैं मैं तुमसे कितना गुनी हो जाऊंगा, सिर्फ 3 साल का हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा, यानी 3 गुना मैं ज़्यादा सिर्फ रह पाऊंगा। कब, अब से 3 वर्ष बाद। अब इक्वल कर दिए हैं, ये 3 गुना अधिक है, अगर ये 3 गुना इनको दे दिया जाए, ठीक, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हम चाह रहे थे, अब बना लीजिए आप एक समीकरण बना लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। समीकरण कैसे बनाएंगे आप, देखिए ध्यान से, x+3 और यहाँ करेंगे 3y, यहाँ हो जाएगा 9। अब इसको कर लीजिए इस साइड, x-3y, ये उधर जाएगा, घट जाएगा, आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्या हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। हमसे क्वेश्चन कहा है कि ये क्या बनाना है, आपको बीजगणितीय रूप देना है, तो बीजगणितीय रूप हमारा प्रदान हो चुका है। ये देखिए यहाँ एक बन गया और एक समीकरण यहाँ बन गया, 2 समीकरण हमारे पास बन चुके हैं, बीजगणितीय रूप हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण मान लो ये वाला समीकरण है, अब समीकरण हमारा ये है x-7y = 42, और यहाँ पर अगर लें और यहाँ पर हम y का वैल्यू 0 ले लें, क्या ले लें भैया, 0 ले लें, तो देखेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 42 आएगा, यानी सर जी 42 आएगा। अब इसलिए प्रॉब्लम क्या होगा सर कि आपको ये बहुत बड़ी संख्या बनेगी, तो इससे बचने के लिए अब से छोटा लीजिए, तो छोटा ले, अगर हम मान लो यहाँ पर 7 ले रहे हैं, प्लस का 7 49, तो ये 7 तक जा रहा है, यहाँ तो ठीक है। तो हम y बराबर पहले ले लिए कितना, 5 ले लिए, कितना ले लिए, 5 ले लिए, तो 5 जब यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पूरे 35 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 35 जब यहाँ माइनस करेंगे तो यक्स का वैल्यू कितना आएगा, यक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, यक्स बराबर यहाँ हो जाएगा, देखिए 5 गुणा कराएंगे, 7 पूरे 35 ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब प्लस जब आप यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा सर जी कितना, -7, कितना हो जाएगा, -7।
ना समझ आया तो अपना अपने रफ में कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा हम समझा ही देते हैं रफ में करके। देखिए कैसे बता रहे हैं आपको। अगर यहाँ पर x है -7 और हमने y का वैल्यू क्या ले लिया 5 ले लिया, यहाँ -42 है तो क्या हो जाएगा x -7 पूरे 35, यहाँ हो जाएगा 42 यानी 42 -42। और इसको थोड़ा और करते हैं तो उसको ले जाएंगे उस साइड, x -42 और ये जाएगा +35, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भैया, तो हो जाएगा -7। समझा ना। यही हमने यहाँ भरने लिए थे, -7 आया है और 5 लिए। तो यहाँ लिखेंगे हमने y बराबर क्या लिया था 5, तो x का वैल्यू क्या आ गया -7 आ गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। फिर अगला आगे क्या करेंगे, अगर हम लोग y का वैल्यू मान लीजिए हम ले रहे हैं कितना, y का वैल्यू ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये रखेंगे y का वैल्यू तो 7 छंग 42 माइनस का 42 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कट के x का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। 0 आए माइनस आए कुछ भी आए डेसिमल में से बचिए और किससे, और आपका जो बड़ी संख्या ना बने, क्योंकि वो भी आएंगे आंसर, ऐसा बात नहीं है आंसर नहीं आएंगे, लेकिन समस्या हमको यहाँ फील करने में रखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक ना, इसलिए हमको ऐसे करना है। अगला क्या करेंगे भैया, आगे हम एक यहाँ 2 ले लिए, यहाँ 6 लिए तो ये 0 आ गया। अब आगे हम लोग और कुछ संख्या लेते हैं, मान लीजिए y बराबर हमने 7 ले लिया, y बराबर 7 लिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 7 7 49 उधर जाएगा तो घट जाएगा, x का मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 7 7 49 6 7 आएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पर हम लोग ले लिए, जब y का 7 लिए तो ये भी क्या आ गया 7 आ गया। इसी प्रकार आपको ये सेकंड समीकरण भी हल करना पड़ेगा। हम टाइम बचाने के लिए इसको हम रख दे रहे हैं, हल करके तब रख रहे हैं क्योंकि आपका टाइम बचे। देखिए इस बिंदु को हम यहाँ दर्शा चुके हैं चतुर्थांश में। देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु ये हम निकाले थे अभी, ये तीनों निकाले थे, इनको हमने दर्शा लिया कहाँ, यहाँ दर्शा लिया है चतुर्थांश में। अब आप यहाँ मिलाइए और देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, एक सरल रेखा बनेगा। देखिए यहाँ पर इस लाइन को हम लोग मिलाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। ग्राफ में बनाएंगे और सूटेबल प्रकार का होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सभी जगह सेम रहेगा। यहाँ थोड़ा बहुत कम बेसी है इसलिए थोड़ा आगे पीछे बन सकता है। ठीक ना, आप कॉपी में बनाएंगे थोड़ा सा आपको यही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जगह अगर एकदम क्लीन एकदम बराबर रहेगा तो एकदम ठीक फिट आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, थोड़ा बहुत नहीं तो अगर ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम 100% एकदम साफ बनेगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा हो रहा है तभी आपका आंसर ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने कहीं कहीं क्या किया है, रॉन्ग किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग इसको मिलाते हैं, ठीक है। ये हमारा बना, ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखा है, ये रेखा कौन सी है आप यहाँ लिखेंगे, ये रेखा कौन सी है, ये रेखा है x -7y = -42 और ये रेखा क्या है, ये रेखा हमारा क्या है x -3y = 6। ये दो रेखाएं हमारे पास मिल चुके हैं। ऐसे हम लोग ग्राफ को तैयार करेंगे और हल करेंगे। पूरा आप एक बार देख लीजिएगा। पहले ये रहा क्वेश्चन देखिए कैसा है, ये रहा आफ्ताब वाला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन के पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको पहले मान लिया कि आफ्ताब का वर्तमान आयु और उसके पुत्री का वर्तमान आयु, और इससे हमने क्या निकाल लिया, 2 ठो समीकरण बना लिया, यानी 2 यहाँ पर क्या आ गए, बीजगणितीय रूप आ गए, और उसी को हम लोग क्या किए, ग्राफ में हल कर लिए। इस प्रकार से आप लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया, ध्यान देखिए। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें
तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है, ऐसा हमको क्वेश्चन बोला है। कैसे करेंगे? पहले आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हल, इसके बाद आप लिखेंगे माना। क्या माना? माना x/y एक भिन्न है। मैंने अपने से एज्यूम कर लिया, यानी मान लिया कि x/y के रूप में हमारा भिन्न है। ठीक है। और ये जो ऊपर x है ये क्या होता है? अंश होता है। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? हर कहते हैं। ये एकदम क्लियर है भैया। अब क्या किया जाए? करा यदि हम अंश में एक जोड़ दें। किसमें? अंश में। यानी कैसे करेंगे? यानी यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? यहाँ पर करा है कि अगर हम लोग अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, हर में क्या करें? एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यानी क्या बन जाता है? इतना बराबर 1 बन जाता है। इसका कर लीजिए तिर्यक गुणा। यहाँ करेंगे x+1, यहाँ करेंगे y-1। ठीक है। अब इसको समीकरण बना लीजिए। x इधर आएगा, y माइनस हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो जुट जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। अब आगे क्या कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। अगर किसमें? हर में जोड़ने को रहा है। किसमें जोड़ने को रहा भैया? हर में। तो हमने जो भिन्न है हमने x/y माना था, ये हर है। इसमें क्या कहा है? 1 जोड़ दें। जब 1 जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है? 1/2 बन रहा है। तो यहाँ करेंगे 1/2। इसको कर लीजिए हल। इसका गुणा करेंगे यहाँ 2x, यहाँ इसका गुणा करेंगे तिर्यक, तो y+1 हो जाएगा। इस y को इस साइड लाइए, 2x - y = 1। ये है समीकरण नंबर सेकंड। ये समीकरण नंबर सेकंड है। और इन दोनों को अब कर लीजिए हल। आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, यानी इसे क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 कितना है हमारा? समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 हमारा है x - y = -2, 2x - y = 1। चिन्ह को करेंगे परिवर्तित, क्योंकि यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पर ये घट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे और ये घट जाएंगे, तो -x, और यहाँ आ जाएगा -3। ये माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। x = क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है। अब x का वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में, चाहे रखिए चाहे 2 में रखिए। अब x का मान अगर हम लोग रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। समीकरण हम किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो y का वैल्यू 3 - y, समीकरण 1 ही है, और = -2, ऐसा है। ठीक है। ये उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना? -y, उधर जाएगा -2 और -3, ये ऐड हो जाएगा -5। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो y = कितना आ गया भैया? y = आ गया हमारा कितना? 5। कितना आ गया भैया? 5। तो जो भिन्न हमने माना था तो लिखेंगे तो भिन्न
भिन्न कितना प्राप्त होगा, भिन्न है हमने माना था x अपान वाई, और यहाँ कितना आ गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, ये हमारा भिन्न तैयार हो गया। अब यहाँ पर अगर मान लो आप वहाँ एग्जाम में कर लिए और आपको लगा कन्फ्यूजन होने लगी कि पता नहीं यहाँ ठीक है कि नहीं सही है, कन्फर्म कैसे किया जाए, तो आप कर लीजिए चेक कर लीजिए, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, चेक हो जाएंगे कि हमने 100% सही किया है या गलत किया है। तो आपको भिन्न कितना प्राप्त हुआ है, हमने यहाँ आपको चेक करके दिखाते हैं। ये करना नहीं एग्जाम में, बस आपका एग्जाम के लिए तुम्हारा आंसर हो चुका है, यही हमें करके कर देना है, ठीक ना। एग्जाम के लिए इतना जरूर है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर मान लो आपको थोड़ा कभी लगे कि ठीक है कि नहीं सही है, कभी कुछ प्रॉब्लम माइंड में आए, तो चेक कैसे करेंगे। भिन्न आपको दिया है ना 3/5, जैसा बोला है, अगर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तब आपका भिन्न क्या है, ठीक है। कहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ दीजिए, और हर में 1 घटा दिया जाए, 1 घटा दीजिए, तो यहाँ 4/4 आया, कट कर 1 आ रहा है, कह रहा है कि 1 में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है, यही बोला है क्वेश्चन भाई कि 1 में क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखिए यहाँ 1 में बदल जाता है, और यहाँ हमारा 1 आ गया, यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है। और वो भी सेटिस्फाई कर लीजिए, करा अगर हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 3, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/6, काट देंगे 1/2, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारा आंसर क्या है 100%, ठीक है। चलिए आज मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किमी तथा धारा के अनुकूल 44 किमी जाती है, 13 घंटे में वह 40 किमी धारा के प्रतिकूल एवं 55 किमी धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान समझिए सर जी, यहाँ पर क्या कहा है, पहले समझिए इस बात को कि सर जी प्रतिकूल क्या है और अनुकूल क्या है। प्रतिकूल यानी धारा जब मान लीजिए ऐसा है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अगर इधर से चल रहा है पानी तो ये धारा की दिशा है, क्या चल रहा है, धारा की दिशा में चल रहा है, तो धारा के अनुकूल चल रहा है, क्या चल रहा है, ये धारा के अनुकूल चल रहा है। और ये जहाज इधर जा रहा है, धारा चल रही है इधर और ये उल्टा जा रहा है, तो ये धारा के प्रतिकूल जा रहा है, क्या जा रहा है भैया, धारा के प्रतिकूल जा रहा है। और कहा है 10 घंटे में ये जो अनुकूल जा रहा है वो 44 किमी जाता है, और जो प्रतिकूल जा रहा है वो 30 किमी जाता है। फिर यहाँ करा 13 घंटे में जो प्रतिकूल जा रहा है वो 40 किमी जाता है, और जो अनुकूल जा रहा है वो 55 किमी जा रहा है। तो पूछ रहा है कि स्थिर जल में पानी की चाल बताइए और नाव की चाल बताना है, कितना स्पीड से नाव चल रहा है, कितना स्पीड से धारा बह रही है, पानी चल रहा है। तो मैंने एज्यूम कर लिया है, मान लिया है, माना कि स्थिर जल में चाल यानी नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल कितना है, y किमी प्रति घंटा है। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है फार्मूला, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपने पढ़ा है। अगर हमको समय चाहिए सर तो इधर कर देंगे, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा के चाल। आपने ये पढ़ा है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ रहा है तो आप फील करिए, समझिए, ये तो फार्मूला आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमने समय निकालना है, समय कितना कहा है, 10 घंटे लगे हैं, तो दोनों के लिए हमने x y माना है। तो समझिए क्या है, माना t1 समय में ये दूरी कितना चला है 30 किमी, और ये समय निकाल रहे हैं, समय यानी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, चाल कितना है इसका, तो चाल है सर ये विपरीत दिशा में चल रहा है, क्या यानी विपरीत दिशा में चल रहा है, तो ये विपरीत के लिए x - y
और विपरीत यानी प्रतिकूल के लिए और अनुकूल के लिए x प्लस वाई। मतलब क्यों, कैसे समझेंगे सर जी? देखिए, ये हम प्रतिकूल के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, x माइनस वाई, और अनुकूल के लिए लिख रहे हैं x प्लस वाई। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिकूल यानी इधर से चल रहा है पानी और इधर से चल रहा है आपका नाव, तो कुछ रोकेगा, यानी क्या रोकेगा उसे हम कर देंगे माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसे जी ये अनुकूल के लिए इधर से चल रहा है आपका नाव और इधर से चल रहा है पानी, तो पक्का इसको पानी जहाज को यानी जो नाव है उसको भी थोड़ा पावर लगाएगा। जो पावर लगाएगा, कितना पावर लगाएगा, यहीं जो एक्स वाई है इसको हमने ऐड कर लिया, ऐड कर लिया सर जी। अब ये धारा की चाल है, ये नाव की चाल है, तो प्लस कर दिया, और यहाँ रोक रहा था तो माइनस कर दिया। बात समझने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो ये प्रतिकूल के लिए एक्स माइनस वाई, अनुकूल के लिए एक्स प्लस वाई। तो ये हमने क्या किया, जब हमारे पास क्या था, ये प्रतिकूल का कंडीशन था, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया समय बराबर समय से फार्मूला से क्या निकाल लिया, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 30 किमी, और चाल को हमने क्या लिखा है, x माइनस वाई। क्यों लिखा है आपको समझा दिया, प्रतिकूल के लिए। इसी प्रकार अगर हम लोग अनुकूल की बात करें, तो अनुकूल में कितना चल रहा है, 44 किमी जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। और दोनों मिला कितना समय लग रहा है सर, समय हमारा टोटल लग रहा है प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 30 बटे x माइनस वाई और प्लस 44 बटे x प्लस वाई इक्वल टू पूरा समय कितना लगा, टोटल 10 घंटे लगे। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार सेम यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार जब 13 घंटों में, अब 13 घंटों में क्या हो रहा है, सेम यही प्रकार करते हुए हम वहाँ करेंगे। वहाँ कर रहा है जो प्रतिकूल है वो क्या हो रहा है सर जी, कितना टाइम ले रहा है, 40 ले रहा है, 40 बटे x माइनस वाई प्लस, अब अनुकूल के लिए कितना लग रहा था, 55 अपान x प्लस वाई, और बराबर कितना पूरा समय लगा 13। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हम लोग यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हल कर लें, अब बस यहीं से हमारा आंसर आ चुका है, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ भी मान लेंगे, इसके बराबर कुछ मान लीजिए, क्योंकि दोनों सेम है, कुछ रख देंगे तो थोड़ा सा हमारा जल्दी हो जाएगा। और ऐसे भी आप कर पाएंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आप प्लस माइनस में भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमने मान लिया, माना x माइनस वाई बराबर हमने मान लिया p, और x प्लस वाई बराबर हमने मान लिया क्या, q। ठीक है, पी क्यू मानकर हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट फिर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप करिए, तो यहाँ हो जाएगा 30 बटे पी प्लस 44 बटे क्यू इक्वल टू 10। यहाँ क्या हो जाएगा, 40 बटे पी और प्लस 55 बटे क्यू इक्वल टू 13। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको हल करते हैं, क्या किया जाए, दोनों इसमें से क्या है, जो एक को हम प्रतिस्थापित करेंगे यानी विलुप्त करेंगे, विलोपन विधि लगाते हैं, सबसे बढ़िया आसान विधि होता है वो। अब उसे कर लीजिए, कैसे करेंगे इसको देखिए ध्यान से, या तो आप प्रतिस्थापन करिए या तो आप विलोपन से करिए, जैसी मर्जी आप कर लीजिए। तो हम यहाँ पर आपको विलोपन लगाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर एक पद हमारा बराबर हो जाए किसी माध्यम से, चाहे कुछ गुणा करना पड़े चाहे भाग करना पड़े, कुछ कर दीजिए। अगर इसमें हम 3 का गुणा करें और इसमें समीकरण 2 में 1 में 4 गुणा करें तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर और आप माइंड लगाएं थोड़ा सा, या इसको बराबर कर लीजिए, आपकी मर्जी, चाहे इसको बराबर करें चाहे इसको बराबर करें, हम इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से
गुणा करके घटाने पर। ठीक, अब कर दीजिए अगले पेज में। तो 4 से गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 120p। इसमें करेंगे 4 चौका 16, 4 चौका 16 17। Q यहाँ करेंगे 4 से तो 40 हो जाएगा भैया। इसमें करेंगे 3 से 3 चौका 12। यहाँ P, यहाँ 3 से करेंगे तो 3 पचे 15, 3 15 1 16। Q इक्वल टू 3 से करेंगे 13 3 39। यहाँ पर दोनों सेम हो गए तो कहें घटाने पर घटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आप कर लीजिए हल। तो यहाँ पर 7176 अपान Q माइनस, ये डेसिमल नहीं है, ध्यान देना भाई, नहीं तो उसे लग जाएगा। यहाँ Q यहाँ घटाए कितना आएगा सर जी 1 आएगा। यहाँ Q सेम है तो यहाँ माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 176 माइनस 165 बराबर 1। यहाँ माइनस करिए तो आ गया 1 और 1 11। यहाँ Q गुणा कर दिए तो Q इक्वल टू कितना आ गया 11, यानी Q इक्वल टू कितना आ गया भैया 11 आ गया। अब Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा भैया। तो हमारे पास क्या करें, यहाँ पर Q का मान रखेंगे तो आ जाएगा P का मान, तो 30p प्लस यहाँ लिख देंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर रखिए तो 44 बटे Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू 11 है बराबर 10 है। ठीक भैया, 11 44 30p और उधर कर देंगे भैया कितना हो जाएगा, तो ये 4 आया है, उधर जाएगा 10 माइनस 4 घट जाएगा कितना आ जाएगा, घट जाएगा आएगा कितना भैया, तो आएगा कितना 6। इसका कर दो गुणा 30 बराबर 6p, p को उसको कर दो डिवाइड तो p बराबर आ गया कितना आ गया 5 आ गया। p का वैल्यू कितना आ गया भैया 5 आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि इधर हमने जो हल किया था पी क्यू को माना है ना, तो यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे x माइनस वाई बराबर हमने क्या माना था p माना था, p यानी 5, x प्लस वाई बराबर हमने क्या माना था, तो माना था q का माना आया है 11। यहाँ से हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा, विलोपन कर दीजिए 2x और यहाँ जोड़ दिए 16, काट दिए कि x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, और x का वैल्यू इसमें रखिए तो आ जाएगा y बराबर 5, उधर कर दीजिए भैया तो माइनस ये आ जाएगा 5 माइनस 8 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, ये काट दीजिए तो आ गया हमारे पास कितना y का वैल्यू आ गया 3। तो हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, x y क्या माना था वहाँ लिख देंगे, काम ख़त्म। हम लोगों ने क्या माना कि नाव की स्थिर जल में चाल यक्स माना है, यानी स्थिर जल में चाल कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं स्थिर जल में चाल कितना हो जाएगा, तो 8 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना हो जाएगा भैया, धारा के चाल कितना हो जाएगा 3, कितना आया था भाई 3 आया था लगभग, देखते हैं कितना आया था 3 आया है। धारा की चाल हो जाएगी 3 किमी प्रति घंटा, ये हमारा रहा ओवरऑल आंसर। यहाँ अतः करके आप साफ साफ लिख देंगे, ठीक ना, समझ में आया होगा। अब एक बार फिर से पुनः अपना वीडियो पूरा देख लीजिएगा और आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये रहा पूरा हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीका, देखिए सरल एकदम सिंपल समझ में आएगा। देखिए हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है,
रेशियो दिया है तो आसान हो जाएगा, लिखेंगे पिता माना पिता की वर्तमान आयु कितना है 5, रेशियो कहाँ है तो यक्स लगा दीजिए भैया 5x, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भैया 2x। कोई समस्या नहीं, इतना आप लोग कर सकते हैं। आगे कहा है 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष पिताजी बीतेगा तो पुत्र जी का भी बीतेगा भाई, तो 10 वर्ष बाद प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भैया, कराए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष 5x + 10 अपान 2x + 10 इक्वल टू कहा है कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद जो रेशियो हो जाएगा वो 2:1 का हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम उतना ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 20, इधर करिए तो 5x - 4x 20 - 10, यहाँ हो जाएगा x = 10। ठीक भैया, अब x का वैल्यू आ गया, अब x का वैल्यू आ गया है, वर्तमान आयु पूछा ही है तो यहाँ रख दीजिए, तो 5 × 10 कितना आ गया 50, और यहाँ 2 × 10 आ गया कितना 20 वर्ष। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप यहाँ लिखना चाहेंगे तो लिखिए, आराम से लिखेंगे, अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक ना भैया, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने माना बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या कितना हो जाएगी, छोटी संख्या दोनों के योग कितना है 85 है, तो 85 में से x घटा देंगे तो क्या बन जाएगी छोटी संख्या। माना बड़ी संख्या कितना है भैया x है, और तो छोटी संख्या कितना हो गया, छोटी संख्या बराबर आ गया 85 - x। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार करा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के, छोटी संख्या यहाँ है, के 4 गुना कर दीजिए से 5 अधिक है। बड़ा सिंपल था भाई, देखिए बस ऐसे कर दीजिए, आप आ जाएगा आंसर। कई गुणा, तो गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 5 चौका 20 और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो -4x + 5 ये है, ये इधर उठा लाइए तो हो जाएगा 5x। ठीक भैया, और ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 345। ठीक, 345 आ गया। अब इसका कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए भैया, तो कितना हो जाएगा 5 छक 30, 5 9 45, 59 आ गया। हमारी बड़ी संख्या आ गई। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, हम इसी में कर दे रहे हैं। छोटी संख्या 85 - 59 घटा दिए कितना आ गया 16। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसके सभी कोण ज्ञात करना है। क्या करना है भैया,
सभी कोण ज्ञात करना है, ये चक्रीय चतुर्भुज दिया है। चक्रीय चतुर्भुज का एक गुणधर्म होता है यानी प्रमेय होता है। प्रमेय हमारा क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। तो भैया और क्या क्वालिटी होती है, चक्रीय चतुर्भुज के सभी शीर्ष, जो ये शीर्ष हैं, सब एक वृत्त को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, और यहाँ ये टच कर रहा है। चलिए हम लोग हल करते हैं। हल कैसे करेंगे ये देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। हल करते हैं भैया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको पता क्या है, पूछा है हमसे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये सब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कहा है सभी कोण ज्ञात कीजिए, चारों कोण। ठीक ना। तो यहाँ पर हमको पता क्या है, हमको पता है कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने को कोणों का योग कितना होता है, लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के या सम्मुख कोणों का योग, आमने सामने ना लिखो तो सम्मुख कोणों का, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक ना, ऐसे लीजिए। अगर आप ऐसे ना लिखेंगे तो हाँ लीजिए सम्मुख कोणों का। ठीक ना, बात एक ही है। ठीक, यहाँ पर ऐसा किए तो ए का वैल्यू आपको यहाँ देखो लिखा है 4y + 20 यानी 20, और सी का वैल्यू दिया है -4x और इक्वल टू 180 डिग्री। सर यहाँ क्या हो जाएगा, 4y और ये गुणा हो जाएगा -4x, ये उस साइड जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 यानी 160 अंश। ये समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। सेम इसी प्रकार क्या है, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी का वैल्यू कितना है बेटा, तो है 3y - 5 और प्लस 7x + 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3y - 5 - 7x + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक भैया, इतना है। ये प्लस माइनस ख़त्म हो गए यानी घट गए, और यहाँ 3y - 7x इक्वल टू 180 डिग्री समीकरण नंबर सेकंड बना लिए। समीकरण हमारे पास दो बन चुके हैं, एक यहाँ और एक यहाँ बन चुका है। अब इसी को हल करके हमें x का और y का वैल्यू निकालना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो x में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, सेम नहीं दिख रहे हैं, या प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। हमें सिंपल दिखता है विलोपन, तो हम लोग विलोपन से कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे करेंगे आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या करेंगे आप, अगर समीकरण यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर,
तो करिए भैया, घटाइए। यहाँ पहले गुणा करते हैं, समीकरण में 3 से गुणा करना है, तो यहाँ हो जाएगा 12y, 3 से इसमें करेंगे -12x, 3 से गुणा इसमें करेंगे तो 16 3 48। ठीक, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें करते हैं, इसमें किसे करना है, 4 से 4 तिहाई 12y, यहाँ करेंगे 4 से 7 चौक 28x, और यहाँ से काट 4 से करेंगे 18 चौक 72। ठीक भैया, ठीक भैया। अब यहाँ पर घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस का और ये माइनस का घट जाएगा तो आएगा 6 और 1 16 आएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का आएगा 0 और 7, इतने में हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी आ गया 24, 240। 8 से काटते हैं, 8 दूना के 16, 8 तिरिक 24, 2 से काट दिया, आ गया 15, यानी हमारा x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू आ गया है 15 आ गया है। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया -15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, तो रखेंगे तो 4y -4, x का वैल्यू -15 बराबर 160 है। ठीक भैया, अब यहाँ क्या करेंगे तो हो जाएगा क्या, 4y, यहाँ 15 चौका 60 प्लस का 60 बराबर 160 हो जाएगा। ये उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कितना सर जी, 160, इससे से माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस घट जाएगा, तो 160 में 60 घटा कितना, 100 आ गया। इसे काट दिए तो 25 चौका 100 आ गया। ये हमारा आ गया क्या, y का वैल्यू, ये रहा हमारा क्या, x का वैल्यू, ये दोनों आ गए हैं। अब हमसे कोण पूछा है, तो कोण पूछा है तो कोण A का वैल्यू क्या है, कोण A बराबर हमारे पास है 4y + 20 है, तो यहाँ पर 4y का वैल्यू 25 + 20, 25 चौका 100, 120 डिग्री। कोण A बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक, कोण B का वैल्यू निकालते हैं। कोण B का वैल्यू कितना दिया है भैया, V दिया है 3y - 5, तो यहाँ 3y का वैल्यू 25 - 5, तो 25 × 75 -5 आ गया कितना भैया, 70। कोण B का वैल्यू आ गया। कोण C निकालते हैं भैया। कोण C बराबर कितना दिया है, कोण C बराबर दिया है -4x, x का वैल्यू कितना है तो -15, तो 15 चौका 60 प्लस का क्या आ गया, 60 आ गया भैया। ठीक, अब कोण D निकालते हैं, तो कोण D का वैल्यू कितना दिया है, -7x और +5, तो कितना हो जाएगा भैया -7x का वैल्यू -15 और +5, तो हो जाएगा 15 पूरे 75 प्लस का 75 + 5, तो हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। कोण D का वैल्यू, कोण C का वैल्यू, कोण B का वैल्यू और कोण D का वैल्यू, कोण D का वैल्यू 15 7 105 भाई, सॉरी, थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया, ध्यान देना, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ध्यान से देखिए। 15 7 105 भाई, 105 प्लस का और प्लस का 5, तो हो जाएगा कितना, 110। हम यहाँ सब का वैल्यू लिख दे रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो कोण A का वैल्यू कितना आया है, 120, इसी में समझ लीजिए। ठीक ना, कोण A का वैल्यू कितना आ गया। कोण B का वैल्यू कितना आया है, तो कोण A बराबर आया है 120, एक जगह लिख दे देते हैं, यहाँ पर अतः का लिख दीजिएगा। अतः कोण A बराबर इतना
कोण बी बराबर कितना आया है 70 आया है। कोण सी बराबर कितना आया है, कोण सी बराबर कितना निकाले हैं 60 निकाले हैं। कोण डी बराबर कितना निकाले हैं 110 निकाले हैं। ये रहा हमारा ओवरऑल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के आते हैं, 4 नंबर में, 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। कहा है समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। ऐसा है तो रैखिक समीकरणों के रूप में बदल कर हल करना है, तो कैसे किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर ये देखिए दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, ये भी दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो हम इतना बड़ा को हल ना करके हम लोग यहाँ कुछ मान लेते हैं, इसके बाद हल करते हैं, रैखिक के रूप में बनाते हैं। तो माना क्या किए हैं x-1 इक्वल टू पी मान लिए, और फिर y-2 बराबर q मान लिए। आपकी मर्जी a मानिए, b मानिए, x मानिए, y मानिए। x y में है ही तो x y न मानकर और कुछ अंक मानिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमने p q मान लिया है, ठीक है भैया। अब कैसे करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ लिखेंगे 5, इसके स्थान पर लिखेंगे p + 1/q बराबर 1। समीकरण ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है 6/p - 3/q इक्वल टू 1। सॉरी यहाँ 2 है भाई, ठीक, ऐसा दिया गया है। अब इसको क्या करें, अब इसको समीकरण नंबर 2 है, इसको हल करना है। अब हल करना है तो यहाँ देखिए, या तो इसको बराबर कर लीजिए या तो इसको बराबर कर लीजिए। यहाँ हमें बराबर करने के लिए थोड़ा बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ बराबर करने के लिए आसान है। अगर 3 का गुणा समीकरण 1 में कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और उसको हम विलोपन कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर कर दीजिए तो हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे तो 15p + 3q बराबर 3 दूना 6। नीचे कुछ नहीं करना है, इसे रहने दीजिए। यहाँ क्या करना है, यहाँ 3q बराबर 1 है। यहाँ पे क्या करिए, अब देखिए दोनों सेम हो गए, ये कट गया, इन दोनों को 8 कर लीजिए तो हो जाएगा 15 और 6 21, और ये p हो जाएगा बराबर, इसे दोनों को 8 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका करिए इधर गुणा, तो 21 बराबर 7p, और 7 से 7 हम लोग काट दिए तो p बराबर आ गया कितना 3 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया 3, ये आ गया हमारा p का वैल्यू आ गया। क्या आ गया भैया, हमारा p का वैल्यू आ गया। अब p का वैल्यू हम इसमें रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, उससे q का आ जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रख दीजिए भैया, रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ 5/3 + 1/q बराबर 2। इसको उस साइड ले जाइए तो 1/q बराबर 2 - 5/3, ऐसा हो जाएगा। कर दीजिए भैया इसका 3 गुणा तो हो जाएगा 6 - 5 इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3 भैया 1/q, तो यहाँ कर दीजिए इसका गुणा यहाँ तो हो जाएगा 3/q, और यहाँ माइनस कर दिए कितना आ गया 1 आ गया। इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई तो q बराबर आ गया 3। हमारा p और q आ चुका है। अब p q आ गया है, अभी हमको x y लाना है क्योंकि हमने एज्यूम किया था, माना था भाई। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड पेज पर ही करते हैं, यही माना था हम लोग, इतना एज्यूम किया था। तो यहाँ हम लोग क्या निकाल पाएँ, x - 1 बराबर यहाँ निकाल पाएँ 3, तो उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ y - 2 बराबर फिर यहाँ q का वैल्यू फिर 3 आया है, उधर जाएगा क्या y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हमसे क्या किया है, वैल्यू पूछा गया था, तो x बराबर 3 आएगा और 4 बराबर इतना आएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है भैया।
आप लोगों ने प्रयास किया कि काफ़ी क्वेश्चन हम लोग आपको बताया, हर टाइप का क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ कमी दिख रही हो तो एनसीईआरटी को भी दोहरा लीजिए बढ़िया से, और आप लोग विश्वास करिए कि इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद बनी है। 2 दिन का टाइम भी लगा हमारा, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, टाइम की थोड़ा दिक्कत रहती है, तो इसलिए क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, तो टाइम निकाल कर मैंने प्रयास किया आपको बताने के लिए। और आप लोग ऐसा है कि इसको जितना हो सके आप रिवीजन कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मस्त से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।